हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स का इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टोबैको मोज़ेक वायरस यानी टीएमवी के बारे में। आज समझेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इन्फेक्शन पैटर्न के बारे में समझेंगे। उसके अलावा जो सिम्टम से शो करता है, इन सभी चीज़ों को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे एप्लीकेशन पर जाएंगे तब आपको सारे लेक्चर टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, तो एक बार जाके आप एप्लीकेशन पर इसको चेकआउट कर सकते हैं। कोर्स रिलेटेड अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर मूव करते हैं और समझते हैं मेन टॉपिक टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में। अगर हम टीएमवी के बारे में बात करें तो आपको पता होगा यूजुअली हमें लगभग 100 से ज़्यादा टाइप के प्लांट वायरसेस के बारे में पता है। लेकिन अगर हम बात करें जो सबसे ज़्यादा स्टडीड या बोल सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेड जो वायरस है प्लांट वायरस, वो आपका टीएमवी ही होता है, यानी टोबैको मोज़ेक वायरस ही होता है। यानी इसके ऊपर सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो हद से ज़्यादा एक्सटेंसिवली अगर बात करें तो लेबोरेटरी और फील्ड एक्सपेरिमेंट्स हमने कर रखे हैं। ठीक है, उसके अलावा ये जो वायरस है टीएमवी, इसकी डिस्कवरी की थी डी इवानोवस्की ने 1892 में। ठीक है, ये तो बेसिकली एक फैक्चुअल पॉइंट है जो आपको एज इट इज याद रखना है। लेकिन सबसे पहले इसको इन्फेक्टेड प्लांट से आइसोलेशन का जो काम किया था वो किया था WM स्टैनले ने। ठीक है, WM स्टैनले ने किया था 1935 के अंदर। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। तो ये क्या है, छोटा सा फैक्चुअल पॉइंट है जो हमें जस्ट एज इट इज याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इसमें से ऐसे ज्यादा कोई क्वेश्चन बनते नहीं है। अगर क्वेश्चन कभी बन जाए तो इसके ऊपर बन सकता है जिन्होंने डिस्कवरी की है। ठीक है, ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर टीएमवी के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज हम सबसे पहले डिटेल में समझेंगे, उसके बाद पीपीटी की मदद से इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो अगर मैं टीएमवी के बारे में बात करूं, टीएमवी विच इज टोबैको मोज़ेक वायरस, तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसके स्ट्रक्चर में आपको दो चीजें प्राइमरली देखने को मिलती है, जिसमें से एक होता है इसका प्रोटीन कोट। ये नाम आप अच्छे से याद रखेंगे। तो इसमें से एक होता है इसका प्रोटीन कोट और दूसरा होता है इसका न्यूक्लिक एसिड। दूसरा क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड। तो आप बोल सकते हैं कि जो टीएमवी है बेसिकली दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। यानी टीएमवी को बनाने के लिए बेसिकली दो ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं जिनकी वजह से टीएमवी का फॉर्मेशन होता है, जिसमें से एक होता है इसका प्रोटीन कोड। जिसमें से एक क्या होगा इसका, अगर हम बात करें तो यहां पर एक स्ट्रक्चर है इसका प्रोटीन कोट। ठीक है, और दूसरा है स्ट्रक्चर है इसका न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन इन सारे स्ट्रक्चर्स को डिटेल करने वाले हैं, क्योंकि अगर हमें एक बार स्ट्रक्चर समझ में आ गया उसके बाद हम क्या है सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में समझ पाएंगे। जो भी स्ट्रक्चर्स आगे पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे इसको। ठीक है, सो जनरली क्या है, बॉडी अगर आप ध्यान से देखो तो दो चीज़ों से मिलकर बना है। तो ये जो ऊपर स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इस तरीके से स्पाइरली अरेंज, ये तो हो गया इसका न्यूक्लिक एसिड। ये हो गया इसका न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड यहाँ पर एज अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ठीक है, यहाँ पे जो न्यूक्लिक एसिड होगा वो कौन सा होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, जो कि स्पाइरली या फिर हेलिकली अरेंज होता है। ठीक है, अब अगर हम प्रोटीन कोट की बात करें तो इनका जो प्रोटीन कोट है इस पूरे प्रोटीन कोट को हम बोलते हैं कैप्सिड। इसको क्या बोलते हैं, कैप्सिड। ध्यान रखना है, प्रोटीन जो प्रोटीन कैप है या जो प्रोटीन कोट है इसको हम कैप्सिड बोलते हैं। और ये जो कैप्सिड है, कैप्सिड लगभग आप इस नंबर को याद रखेंगे कि 2130 यानी 2130 छोटे छोटे प्रोटीनियस सब बोल सकते हो सब यूनिट से मिलकर बनता है, जिसको कैप्सोमियर बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर बोलते हैं। तो ध्यान दें, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे आप प्रोटीन कोट। ये क्या है आपका प्रोटीन कोट है, और इस प्रोटीन कोट के अंदर ये एक छोटा सा जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं कैप्सोमियर। इसको क्या बोलेंगे, कैप्सोमियर। ठीक है, और टोटल अगर हम टीएमवी के बारे में बात करें तो पूरे टीएमवी के अंदर इस तरीके से कैप्सोमियर का जो नंबर होता है वो नंबर कितना होता है 2130, यानी 2130 कैप्सोमियर होंगे। ठीक है, ये याद रखना है। जैसे यहाँ पर नंबरिंग हमने कर रखी है तो इस तरीके से टोटल 2130 कैप्सोमियर से मिलके बनता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम इस कैप्सोमियर को ही डिटेल कर लेते हैं, फिर न्यूक्लिक एसिड के बारे में डिटेल करेंगे। ठीक है, सो अगर मैं एक कैप्सोमियर लूं, यानी एक सिंगल सा यहाँ पे जो एक सब यूनिट है अगर उसको निकाल के देखूं, यानी एक
मियर के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आपको कौन कौन से स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो जनरली जो एक कैप्सोमियर है, ये जो सिंपल सा, ये जो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है इस तरीके का, इसको हम सिंपल सा क्या बोलेंगे, एक कैप्सोमियर बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो एक अकेला सिंगल कैप्सोमियर है, ये सिंगल कैप्सोमियर आपको ये नंबर याद रखना है कि 158 अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है, 150 अमाइनो एसिड्स, ठीक है। नंबर याद रखना है कि 150 अमाइनो एसिड से ये मिलके बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, इसको सही से लिख लेते हैं। सो 150 अमाइनो एसिड से मिलके बना होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, प्रोटीनियस कोट है या प्रोटीनियस सब यूनिट है। तो प्रोटीन किससे मिलके बनता है, अमाइनो एसिड से मिलके बनता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। सो ये क्या है, प्रोटीनियस, ये जो प्रोटीनियस सब यूनिट है ये किससे मिलके बनेगा, एक 158 अमाइनो एसिड, ठीक है, सिर्फ एक अकेला ये कैप्सोमियर, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगर हम इसका मॉलिक्यूलर वेट की बात करें कि ये अकेला जो कैप्सोमियर है इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, तो अगर हम इसके मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आपका हो जाता है 18,000, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 18,000 होगा। ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ इसके बारे में डिस्कस किया। ओवरऑल ये जो ओवरऑल पूरा का पूरा कैप्सिड की बात करें या पूरा जो आपका टीएमवी है, पूरे टीएमवी का जो वेट होता है, पूरे टीएमवी का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है कंप्लीट टीएमवी का, वो आपको याद रखना है, वो 4 लाख होता है, ठीक है। पूरा मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसका एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी देखें या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर आपको रॉड के जैसा दिखेगा, इस तरीके से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से रॉड लाइक स्ट्रक्चर शो करता है, ठीक है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर शो करेगा। अभी जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर का जो लेंथ है, ठीक है, अगर हम इसके लेंथ के बारे में बात करें यहाँ पे, तो लेट मी चेंज द कलर। तो इसका ये जो लेंथ है, ये इसका लेंथ है, ठीक है। तो इसका लेंथ आपका होता है 300 नैनोमीटर, या इसको आप बोल सकते हो 3000 एंगस्ट्रॉम भी होता है, ठीक है। उसके अलावा इसके डायमीटर की बात करें तो वो होता है आपका 17 नैनोमीटर, ठीक है। वो कितना होता है, 17 या समवेयर ये 18 भी लिखा हुआ होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा बुक के अकॉर्डिंग। तो इसका ये जो लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 300 नैनोमीटर, और जो इसकी डायमीटर है वो 17 नैनोमीटर हो जाती है, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या इसका एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी देखते हैं तो उस केस में हमें रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। अब अगर इसको थोड़ा और जूम करेंगे तो थोड़ा जूम करने के बाद हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जितना भी ये जो डीएनए जिसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है विच इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बेसिकली क्या है यहाँ पर, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है जो वो क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। अब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के बारे में आपको ये पॉइंट याद रखना है कि ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है ये आपका पॉजिटिव सेंस का होता है, ठीक है। अपने लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव सेंस आरएनए और पॉजिटिव सेंस आरएनए क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो टीएमवी के अंदर ये जो न्यूक्लिक एसिड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है वो बेसिकली क्या है, पॉजिटिव सेंस का होता है। यानी इसका मतलब ये क्या है कि ये डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए की तरह वर्क करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, एक्ट एज मैसेंजर आरएनए। अब क्योंकि ये डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए की तरह वर्क कर रहा है तो ये डायरेक्टली क्या है कि अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कर सकता है, ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। अभी आपको पॉजिटिव सेंस क्या होता है अगर ये नहीं पता है तो आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हो जहां पर हमने वायरसेस को क्लासिफाई किया था और उसको नॉमेनक्लेचर उसका किया था, ठीक है। तो उसको आप एक बार जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है। सो ध्यान रखना है कि टीएमवी के अंदर जो भी न्यूक्लिक एसिड होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए यहाँ पे पॉजिटिव सेंस का होता है जो कि मैसेंजर आरएनए की तरफ वर्क करेगा, और ये क्या है, वायरल प्रोटीन्स बनाना स्टार्ट कर देता है। ये चीज आप इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इस पूरा का पूरा जो टीएमवी वायरस है, टीएमवी वायरस के अंदर जो प्रोटीन्स है उसका जो अमाउंट है और जो न्यूक्लिक एसिड का जो अमाउंट है उसमें अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो हम पाएंगे
कि प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा होता है और न्यूक्लिक एसिड का जो अमाउंट होता है वो कम होता है, और ओवरऑल टीएमवी के अंदर इन दोनों का जो रेशियो होता है वो 94.4 रेशियो आप बोल सकते हो कि 5.6 का होता है। ठीक है, ये क्या है, इसका रेशियो है। ठीक है, तो ये चीज़ आप इसके बारे में याद रखेंगे। इनका यहाँ पर ये जो रेशियो होगा वो रेशियो ये होता है, यानी टीएमवी के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका होगा, प्रोटीन का होगा, उससे कम अमाउंट किसका होता है, आरएनए का होता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का होता है। ठीक है, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो टीएमवी के अंदर ये जो पूरा का पूरा जो आरएनए है, ठीक है, क्योंकि आरएनए बेसिकली क्या है, एक टाइप का न्यूक्लिक एसिड है, और आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि जो न्यूक्लिक एसिड है, आपने ये चीज ऑलरेडी पढ़ रखी होगी कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो किसका बना हुआ होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का। वो किसका बना हुआ होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का। ठीक है, सो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो पूरा का पूरा टीएमवी है, उस टीएमवी के अंदर जो टोटल जो आरएनए है, ठीक है, जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, उसके अंदर जो टोटल न्यूक्लियोटाइड की जो संख्या होती है वो आपकी 6000 होती है। वो कितनी होती है, 6000 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। यानी ध्यान रखना है कि टीएमवी के अंदर जो आरएनए है, जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, वो कितने न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ होगा, वो बना हुआ होगा 6000 न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ होता है। तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। अभी हम जो भी कुछ लिख रहे हैं इन सभी को हम एक बार पीपीटी की मदद से भी समझ लेंगे। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो ये पूरा का पूरा प्रोटीन कोट है वो अपने आप को हेलिकली अरेंज करता है। हेलिकली का मतलब क्या होता है, स्पाइरली अरेंज होता है। यहाँ पे जितने भी ये न्यूक्लिक एसिड हैं, ये जो कैप्सोमियर है, वो अपने आप को इस तरीके से स्पाइरल फॉर्म में अरेंज करता है। ठीक है, इस तरीके से स्पाइरल फॉर्म में सारे कैप्सोमियर इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से हेलिकली अरेंज होंगे। ऐसे सारे हेलिकली अरेंज होते हैं। तो जब ये हेलिकली अरेंज होते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि पूरे टीएमवी में कितने हेलिक्स होते हैं। ठीक है, कितने हेलिकल्स के से मिलके एक टीएमवी का फॉर्मेशन होता है। तो आप वो याद रखेंगे कि एक टीएमवी को बनाने के लिए उसके अंदर टोटल 130 हेलिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, या 103 हेलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, कि टोटल कितने होंगे, 130 हेलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, और एक हेलिक्स के अंदर टोटल कितने होंगे, 130 हेलिकल्स। टोटल कितने होंगे टीएमवी में, 130 हेलिक्स प्रेजेंट होंगे। ये नंबर याद रखना है, मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं तो आपको ये नंबर से याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी चीज आपको यहां पर याद रखना है, तो पूरे मतलब कि ये जो पूरा का पूरा टीएमवी है उसमें तो 130 हेलिकल्स होंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम एक हेलिक्स की बात करें, एक हेलिकल की बात करें, वन हेलिकल में, एक हेलिकल के अंदर अगर हम कैप्सोमियर की संख्या की बात करें, ठीक है, तो एक हेलिकल के अंदर जो कैप्सोमियर की संख्या होती है वो 16.5 होती है। ठीक है, यानी 16.5 प्रोटीन सब यूनिट का बना हुआ होता है। प्रोटीन सब यूनिट का मतलब कैप्सोमियर का, कैप्सोमियर। यानी यहां पर आप जो डायग्राम देख रहे हो ये आपका एक हेलिकल स्ट्रक्चर कहलाएगा, और ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर कितने का बना हुआ होता है, 16.5 प्रोटीन का बना हुआ होता है। ये चीज याद रखना है। और ऐसे टोटल कितने हेलिकल स्ट्रक्चर्स होंगे, 130 होंगे। ठीक है, ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे। और एक ही हेलिकल के अंदर अगर हम आरएनए की बात करें तो एक हेलिकल के अंदर आरएनए के टोटल 49 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये 49 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। टोटल अगर बात करें टोटल कितना होता है, 6000 न्यूक्लियोटाइड्स। लेकिन सिर्फ एक हेलिकल को बनाने के लिए कितने न्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत पड़ती है आरएनए की, तो 49 न्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत पड़ती है। तो ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, सो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है मैंने आपको सिंप्लीफाई कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इन सारे स्ट्रक्चर्स को पीपीटी की मदद से फटाफट तेजी के साथ कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अगर यहां तक आपको कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आप चलिए समझ लेते हैं। तो अगर हम टीएमवी के बारे में बात करें, टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में बात करें, तो बेसिकली अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर इसका एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करते हैं तो उसके अंदर ये जो टीएमवी वायरस है वो कुछ इस तरीके से रॉड लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखता है। ठीक है, रॉड लाइक या निडल के जैसे इसका स्ट्रक्चर हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर दिखता है। ठीक है, एक चीज आपको याद रखना है, यहाँ पर हर एक जो रॉड होता है उसकी जो लेंथ है ये आपकी 3000
एंगस्ट्रॉम होती है, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं 300 नैनोमीटर भी बोल सकते हैं। तो इसकी जो पूरी लेंथ है, ये पूरी लेंथ कितनी होगी 30 नैनोमीटर्स की होती है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा इसका जो डायमीटर होता है वो 170 एंगस्ट्रॉम, या इसी को हम 17 नैनोमीटर भी बोल सकते हैं। तो ये जो डायमीटर होगा वो डायमीटर कितना होता है 17 नैनोमीटर, या समवेयर ये क्या है 18 नैनोमीटर भी लिखा हुआ होता है। ये चीज आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये पूरे जो टीएमवी है, जो पूरा का पूरा जो टीएमवी है, उसका जो मॉलिकुलर वेट होता है वो कितना होगा 4 लाख होगा। ये जस्ट मैंने अभी आपको बता ही दिया है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या एक्सरे क्रिस्टोग्राफी के बेसिस पर अगर हम बात करें तो हमें इसका जो स्ट्रक्चर है, उसके स्ट्रक्चर में दो चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। एक तो हो जाएगा उसका प्रोटीन कोड, और दूसरा हो जाता है उसका न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। यानी जो टीएमवी है दो चीजों से मिलकर बन रहा है, प्रोटीन कोड और न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो यहां पर अभी मैंने बता ही दिया कि ये क्या है आपका न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको हम प्रोटीन कोड बोलते हैं। ये क्या है आपका प्रोटीन कोड, या इसी को आप क्या बोलते हैं कैप्सिड भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका एक सिंगल यूनिट कैप्सोमियर कहलाता है, ठीक है। ये चीज आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। सो जनरली पूरा का पूरा जो टीएमवी है, उस पूरे टीएमवी का जो प्रोटीन कोट है या जो कैप्सिड है, उसके अंदर लगभग 2130 या 2130 आइडेंटिकल प्रोटीन सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं, जिसको कैप्सोमियर बोलते हैं। यानी एक छोटे यूनिट को कैप्सोमियर बोलेंगे, और टोटल कितने होंगे 2130 होते हैं, ठीक है। अब हर एक कैप्सोमियर की बात करें तो हर एक कैप्सोमियर के अंदर लॉन्ग चेन अमाइनो एसिड प्रेजेंट होगा, और अमाइनो एसिड की जो संख्या होगी वो 158 होती है, ठीक है। 158 होती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इनका जो मॉलिकुलर वेट हो जाएगा वो आपका 18,000 हो जाता है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अभी जो कैप्सोमियर है वो बेसिकली क्या है आरएनए के अराउंड हेलिकली अरेंज होते हैं। हेलिकली का मतलब इस तरीके से हेलिक्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, हेलिकली अरेंज होते हैं, ठीक है। किसके अराउंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल के अराउंड होते हैं। और यहाँ पे जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल होता है वो आपका पॉजिटिव सेंस टाइप का होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें टीएमवी के अंदर जो आरएनए है, उस टोटल आरएनए के अंदर आप देखोगे कि 6000 न्यूक्लियोटाइड्स के पेयर प्रेजेंट होते हैं। यानी पूरे टीएमवी के अंदर या टोबैको मोज़ेक वायरस के अंदर जो टोटल आरएनए है, उस टोटल आरएनए के अंदर 6000 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। यानी 6000 न्यूक्लियोटाइड से मिलके सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए यहाँ पे बनता है, ठीक है। और ये चीज जस्ट मैंने अभी आपको बता ही दिया कि टीएमवी के अंदर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का अगर रेशियो देखें तो हम पाएंगे कि प्रोटीन ज्यादा अमाउंट में होता है, और ये जो आपका न्यूक्लिक एसिड है ये कम अमाउंट में होता है, ठीक है। और इसका रेशियो 94.4 रेशियो 5.6 होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स है जो आपको याद रखने होंगे, बिकॉज इसके साथ कुछ नहीं कर सकते, ये तो सिर्फ रटने वाली चीज है, तो इसको हमें रटना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर था, अभी मैंने आपको बताया कि रॉड के जैसा स्ट्रक्चर है। अभी जो रॉड के जैसा स्ट्रक्चर है, तो टोटल ये जो रॉड स्ट्रक्चर है बेसिकली 130 इस तरीके से 130 हेलिकल स्ट्रक्चर से मिलके बनता है, ठीक है। कितने टोटल बनके मिलके बनेगा 130 हेलिकल से बनके बना हुआ होगा। और हर एक हेलिक्स के अंदर बेसिकली आपको 16.5 प्रोटीन सब यूनिट्स देखने को मिल जाते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। और वही अगर हर एक बेसिकली हेलिकल के अंदर यहाँ पे आरएनए का कंटेंट चेक करें, इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड का कंटेंट चेक करें तो वो 49 होता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पर जो पिच होता है, पिच बेसिकली इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको पिच बोल रहे हैं, ठीक है। वो कितनी होगी 23, आप देखोगे तो 23 एंगस्ट्रॉम, या इसको हम 2.3 नैनोमीटर भी बोल सकते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो पिच कितना होता है 23 एंगस्ट्रॉम का होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यहाँ पर जितने भी कैप्सोमियर होते हैं वो सारे आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जितने भी जेनेटिक मटेरियल की बात करें या बेसिकली यहाँ जो कैप्सोमियर है वो सारे के सारे क्या हैं, सेम टाइप के अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। तो जब भी टीएमवी को इसका फॉर्मेशन करना होता है तो इसको अलग अलग टाइप के जीन की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपल एक टाइप का जीन लेके आएगा और ये सारे कैप्सोमियर का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ पे जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे जरूरी होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट टीएमवी पार्टिकल। और ये कहाँ होगा, इसका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है
ये बेसिकली क्या डिटरमाइन करता है, एक तो रेप्लिकेशन ऑफ आरएनए को डिटरमाइन करता है और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा आरएनए, ये चीज आपको याद रखना है। सो बेसिकली आरएनए दो काम परफॉर्म करता है, एक तो खुद के रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। जो टीएमवी का जो आरएनए है बेसिकली ये दो टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करता है। पहला फंक्शन क्या है, एक तो सेल्फ रेप्लिकेट करता है, एक तो ये सेल्फ रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा, और दूसरा काम क्या करता है कि कैप्सोमियर फॉर्मेशन में भी ये कैप्सोमियर फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो अगर सपोज करो कभी ऐसा होता है कि किसी प्लांट को जब ये टीएमवी इन्फेक्ट कर रहा है तो उस केस में मान लेते हैं कि इसका कैप्सोमियर नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आरएनए बचा हुआ है। तो जब आरएनए डायरेक्टली इन्फेक्ट करेगा, यानी जब डायरेक्टली आरएनए इन्फेक्ट करेगा आपको किसी भी प्लांट को, तो डायरेक्टली ध्यान रखना है कि डायरेक्टली आरएनए भी इन्फेक्ट कर सकता है, जरूरी नहीं है कि कंप्लीट स्ट्रक्चर हो, क्योंकि यहाँ पे जो आरएनए है उसके पास सेल्फ रेप्लिकेशन और दोबारा से कैप्सोमियर बनाने की कैपेसिटी है। तो जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा वायरस जब प्लांट के अंदर एंटर करे तभी जाके वो रेप्लिकेट कर पाएगा या इन्फेक्ट कर पाएगा। वो दोनों ही सिचुएशन में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, चाहे पूरा हो या आधा अधूरा हो, ठीक है। ये चीज आप इसके बारे में याद रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जितने भी सब यूनिट होते हैं प्रोटीन के वो सारे के सारे आइडेंटिकल होते हैं, इसलिए क्या है उनको बनाने के लिए हमें ज़्यादा जीन की जरूरत नहीं होती। तो सिंगल वन कोडेड जीन की हमें जरूरत पड़ेगी, सिंपल एक ही जीन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और वो क्या है सारे के सारे कैप्सोमियर का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। चीज आपको याद रखना है। अब ये क्या है कि किसी भी अगर हम बात करें टीएमवी से उसका प्रोटीन कोट हटाना बहुत आसान बात है, उसको हम हटा सकते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। और अकेला सिर्फ और सिर्फ नेकेड आरएनए भी कैपेबल होता है किसी भी प्लांट को इन्फेक्ट करने के लिए, या टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब होस्ट सेल के अंदर जो ये वायरस आरएनए है वो डायरेक्टली प्रोटीन भी बना सकता है और अपने आप को रेप्लिकेट भी कर सकता है, ये चीज आपको याद रखना है। इसलिए यहाँ पे जो आरएनए है दो फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है, एक तो खुद का रेप्लिकेशन भी कर सकता है, दूसरा का क्या कर सकता है कि प्रोटीन कोट या कैप्सोमियर को भी बना सकता है, ये दोनों काम कर सकता है, ठीक है। और उस प्रोटीन कैसे बनाएगा, तो बेसिकली ये जो होस्ट सेल है उसकी मशीनरी को ये हैक कर लेता है और होस्ट मशीनरी का यूज करके ये प्रोटीन कोड बनाएगा, ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो अकेला जो नेकेड आरएनए है वो भी कैपेबल होगा होस्ट सेल को इन्फेक्ट करने के लिए, बट यहाँ पे जो इन्फेक्शन है वो कंप्लीट वायरस के मुकाबले थोड़ा कम हो जाएगा, लगभग ये 1000 टाइम हो जाएगा या 1 मिलियन टाइम हो सकता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब जनरली क्या होगा कि सपोज करो कि कोई प्लांट है, ये टोबैको प्लांट है। अब इस टोबैको प्लांट में जब टीएमवी इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है, तो उस केस में क्या है कि एंटायर वायरस एंटर करेगा, ठीक है, एंटायर वायरस एंटर करेगा। लेकिन जैसे ही वायरस एंटर करता है, एंटर करने के बाद होस्ट सेल के अंदर उसका जो प्रोटीन कोट है, जो कैप्सिड है, उसको हटा दिया जाता है, उसको डिजेनरेट किया जाता है। फिर जो आरएनए है, आरएनए बेसिकली फिर से मल्टीप्लाई करके दोबारा से प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। अब सोर्स ऑफ टीएमवी इन्फेक्शन पढ़ने से पहले एक बार हम क्या करते हैं, टीएमवी का लाइफ साइकिल पढ़ लेते हैं कि टीएमवी किस तरीके से किसी सेल के अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। तो इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है। सपोज करो ये हमारा एक होस्ट सेल है, और होस्ट सेल क्या है, एक प्लांट सेल है, ये आपका क्या है, प्लांट सेल है, ठीक है। अब प्लांट सेल के अंदर सारे स्ट्रक्चर्स हैं तो हम ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ काम वाली चीज़ों को ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये होस्ट सेल है, इस होस्ट सेल पे टीएमवी का इन्फेक्शन होता है, ठीक है। अब टीएमवी क्या है, कंप्लीटली इस प्लांट सेल के अंदर एंटर करेगा, यानी यहाँ पे कंप्लीट होगा, यानी इसके पास क्या है, कैप्सिड और इसका जो न्यूक्लिक एसिड है दोनों ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब जैसे ही ये इन्फेक्शन कॉज करता है, इन्फेक्शन कॉज करने के बाद अब होगा क्या, लेट मी ड्रॉ द नेक्स्ट डायग्राम। तो जैसे ही ये होस्ट सेल के अंदर जाएगा तो होस्ट सेल क्या करता है कि कैप्सिड को रिमूव कर देता है, इनसाइड क्या होगा कि कैप्सिड रिमूव हो जाएगा। सो लेट मी ड्रॉ, तो यहाँ पर क्या होगा, जो कैप्सिड है, कैप्सिड रिमूव हो जाएगा, ठीक है। कैप्सिड रिमूव होने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपका क्या बचेगा, आरएनए बचेगा इसके अंदर, सिर्फ आरएनए, ठीक है। अब ये जो आरएनए है, ये जो आरएनए है, इस आरएनए के अंदर बेसिकली कौन सा प्रोसेस होगा, सेल्फ रेप्लिकेशन का, ठीक है। सेल्फ रेप्लिकेशन का प्रोसेस कैसे होगा, तो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो आरएनए है, ये जो आरएनए है ये कैसा होता है, पॉजिटिव सेंस का होता है,
ये कैसा है, पॉजिटिव सेंस का आरएनए है, और पॉजिटिव सेंस का आरएनए हमेशा मैसेंजर आरएनए की तरह वर्क करता है, और ये अपने आप को फिर एज अ टेम्पलेट की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और टेम्पलेट की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये खुद को रेप्लिकेट कर लेगा, और उसके अलावा ये क्या है, वायरल प्रोटीन्स भी बनाना स्टार्ट कर देगा। तो दो चीज़ें होंगी जब ये रेप्लिकेशन करना स्टार्ट करेगा, तो एक तो रेप्लिकेट करेगा, और दूसरा क्या है कि प्रोटीन कोट या कैप्सोमियर का भी फॉर्मेशन करता है। अब ये जो कैप्सोमियर है और ये प्रोटीन कोट है, नेक्स्ट स्टेप में होंगे क्या कि ये आपस में फिर से यूनाइट हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे इस तरीके से, और जुड़ने के बाद ऐसे बहुत सारे इस सेल के अंदर ऐसे बहुत सारे टीएमवीज का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब प्लांट सेल में क्या होता है कि अगर नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो दो प्लांट सेल आपस में एक क्लोज कनेक्शन से आपस में जुड़े होते हैं, जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। अब ये जो प्लाज्मोडेस्मेटा है दो प्लांट सेल्स को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, तो अब अगर इस सेल में इन्फेक्शन है तो ये क्या होगा, प्लाज्मोडेस्मेटा से दूसरे सेल में जाएगा और दूसरे सेल को भी इन्फेक्ट कर देगा, और इसी तरीके से पूरा का पूरा जो इन्फेक्शन है वो पूरे जितने भी प्लांट सेल्स हैं वो सारे में फैलते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब समझते हैं सोर्स ऑफ टीएमवी इन्फेक्शन, यानी प्लांट में जो टीएमवी का इन्फेक्शन है वो कैसे पहुंचता है। ठीक है, यानी यहाँ पर सोर्स क्या है इसके इन्फेक्शन के पहुंचने का, उसको एक बार देख लेते हैं। तो जनरली इसका इन्फेक्शन का जो चांसेस है वो सबसे पहले तो बनता है कि जो इन्फेक्टेड प्लांट है वही उसी की जो डिब्रिस है, यानी इसी का प्लांट पार्ट अगर टूट के जमीन में गिर गया है और वहाँ पे कोई दूसरा प्लांट ग्रो करेगा तो ये जो डिब्रिस है वो उसको इन्फेक्ट कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है, इन्फेक्टेड प्लांट की जो डिब्रिस है वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। उसके अलावा क्या है, ये एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे भी मैकेनिकल मीन से चेंज मतलब की जा सकता है। जैसे सपोज करो कि दो प्लांट्स को आपस में हमने रगड़ दिया या किसी कुछ इस तरीके का काम कर दिया, इससे भी क्या है, इन्फेक्शन पहुंच जाएगा। ठीक है, अब ये जो टीएमवी का जो इन्फेक्शन होता है बहुत ज़्यादा बोल सकते हो कि ये इन्फेक्शियस नेचर का होता है, कॉन्टेजियस नेचर का होता है। इवन ऐसा है, सपोज करो कि आदमी ने जैसे मान लेते हैं सिगार पी रहा है, तो सिगार के अंदर भी तो टोबैको होगा, उसके अंदर इवन जो प्रोसेस्ड अगर हम बात करें सिगार हो गया, सिगरेट्स हो गया, उसके अंदर जो टोबैको होता है अगर वो प्रोसेस्ड होने के बाद भी अगर उसके अंदर इन्फेक्शियस था तो वो क्या है कि अगर किसी फ्रेश प्लांट के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या है, उसको इन्फेक्शन है कॉज कर देगा। ठीक है, सो ये क्या है, हाईली कॉन्टेजियस होता है, बहुत तेजी के साथ ये फैलता है। ये चीज़ आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, सो एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था जोहानसन, उन्होंने बताया कि जो 67% सिगार है या 11% सिगरेट्स है या 62% जो पाइप टोबैको है, या अगर ये वायरस इन्फेक्टेड होते हैं। ठीक है, चीज़ आपको याद रखना है। अगर सपोज करो कोई पर्सन है जो सिगरेट या इन सब चीज़ों से हैंडल करता है, उसके बाद जाके फ्रेश प्लांट को टच करता है तो भी इन्फेक्शन फैल सकता है। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे एफिड्स होते हैं, जैसे कि माइजस पर्सिकी हो गया, उसके बाद माइजस, उसका सूडोसोलोनी हो गया या माइक्रोसिफोन हो गया, ये सारे के सारे इस वायरस के वेक्टर के तौर पे काम करते हैं और इसको फैलाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि अगर किसी प्लांट को, टोबैको प्लांट को इन्फेक्शन हो गया है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं उसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो विजिबल सिम्टम्स होता है वो उसके पत्तों से देखा जा सकता है। ठीक है, पत्तों में क्या आ जाता है, इनके डाउनवर्ड कर्लिंग आ जाता है, यानी पत्ते क्या है, नीचे से इस तरीके से फोल्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, डाउनवर्ड कर्लिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा जो एपिकल लीव्स हैं उसके अंदर जो सबसे ताजे जो लीव्स होते हैं उनके अंदर डिस्टॉर्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है, पत्तियों के ऊपर इस तरीके से लार्ज स्पॉट्स देखने को मिल जाते हैं, इस तरीके से बड़े बड़े लार्ज स्पॉट्स देखने को मिलते हैं डार्क ग्रीन कलर के। ये चीज़ आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जो लीव्स का जो दूसरा एरिया है वो थोड़ा सा येलो या ग्रीन कलर की मॉल्टिंग हो जाती है, मोज़ेक सिम्टम्स देखने को मिल जाता है। प्लांट की जो ग्रोथ होती है स्टंटेड हो जाती है, यानी प्लांट ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता, शॉर्ट हाइट का हो जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो टोबैको मोज़ेक वायरस था वो यहीं पे कंप्लीट होता है। होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।